अब उस वॉर फ्रंट पर चलते हैं जो तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनता दिख रहा है। दुनिया में किसी भी वक्त ग्लोबल वॉर छिड़ सकती है और जानते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है? सिर्फ एक तेल का टैंकर। वो टैंकर जिस पर दुनिया के दो धुरंधर 35 साल बाद एक दूसरे से भिड़ गए हैं और खतरे का अंदाजा ही इस बात से ऐसे लगा सकते हैं कि विश्व के 90% परमाणु बम इन्हीं दो देशों के पास है। ये खास रिपोर्ट देखिए। समंदर में तेल का टैंकर, हेलीकॉप्टर से उतरते कमांडो, चारों तरफ युद्धपोत का डेरा, और अंदर पनडुब्बियों की हलचल। यह सीन किसी हॉलीवुड फिल्म का नहीं बल्कि रूस और अमेरिका के बीच यह ऐसी रियल टक्कर है जिससे ग्लोबल टेंशन रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहा है। सवाल है कि क्या तेल टैंकर के टक्कर में दुनिया के दो सुपर पावर भिड़ने वाले हैं? यह घटना किसी बड़े टकराव की शुरुआत है या सिर्फ दबाव बनाने की कोई रणनीति, या फिर इसी टैंकर से महाविनाश की चिंगारी भड़कने वाली? रूस और अमेरिका के बीच भले ही कोई सीधी लड़ाई होती नहीं दिख रही, लेकिन तनाव चरम पर। ऑपरेशन वेनेजुएला के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार पुतिन को झटके दे रहे हैं। तो क्या मॉस्को खामोश रहेगा? पुतिन जहर का घूंट पी लेंगे या फिर वर्ल्ड वॉर जैसा पलटवार होगा जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाती है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि समंदर में एक के बाद एक अमेरिकी कमांडो एक्शन के चलते न्यूक्लियर बम की टिक टिक सुनाई देने लगी। करेबियन सागर में यूएस स्पेशल फोर्स ने ओलिना टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिका का दावा है कि इसके जरिए वेनेजुएला का तेल एक्सपोर्ट किया जाता था। इस शिप का नाम पहले मिनरवा एम था। जिसके जरिए रूस को तेल की सप्लाई होती थी, इसलिए व्हाइट हाउस ने इस पर बैन लगा दिया था। कैरेबियन में ओलिना से ठीक 2 दिन पहले अटलांटिक में अमेरिका ने एक और शिप मैरिनेरा जब्त की, जिसे रूसी नौसेना प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन ट्रंप नहीं माने और अपनी फौज उतार दी। रूस की परमाणु पनडुब्बी के सामने से उस टैंकर को घसीट कर ले गए। यानी तेल टैंकर से जुड़े दोनों विस्फोटक मामलों में कहीं ना कहीं ट्रंप सीधे सीधे पुतिन को उकसा रहे हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक 5 टैंकर जब्त किए जा चुके हैं और ग्लोबल लेवल पर यही तीसरे विश्व युद्ध जैसे तनाव का कारण बन रहा है।
रूसी मीडिया में इस घटना को समुद्री डकैती बताया गया है, जबकि व्हाइट हाउस का कहना है कि जब्त किए गए जहाज वेनेजुएला, रूस और ईरान जैसे प्रतिबंधित देशों का तेल ढोते हैं और अक्सर फर्जी झंडों का इस्तेमाल करते हैं। पुतिन के करीबी और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप करने के बाद से अमेरिका आक्रामक मूड में है। यूक्रेन युद्ध भीषण हो चला और एशनिक जैसी हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों से कीव को दहराया जा रहा है, तो उधर अमेरिका रूस से सीधे न भिड़कर उसके मोहरों पर वार कर रहा है। यह रूस की सैन्य शक्ति के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या यूक्रेन में फंसे पुतिन अमेरिका के साथ सीधे भिड़ने का रास्ता चुन सकते हैं? अगर सैन्य ताकत की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार अमेरिका के पास करीब 13.28 लाख सक्रिय सैनिक हैं। वहीं रूस के पास लगभग 13.20 लाख है। लेकिन न्यूक्लियर बम के मामले में रूस भारी है। उसके पास 5,580 परमाणु बम है, जबकि अमेरिका के पास 5,225। रूस के पास 4,292 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि अमेरिका के पास 13,043। रूसी सेना के पास 1,651 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि यूएस एयरफोर्स के पास 5,843। एयरक्राफ्ट कैरियर में तो मॉस्को बहुत पीछे चला गया है। उसके पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि अमेरिका के पास 11। यानी जल, थल और नभ तीनों में वॉशिंगटन को अपर हैंड है। हालांकि रूस के पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिनके जरिए अमेरिका का कोई भी शहर लॉक किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में विश्व युद्ध के मंडराते खतरे की एक वजह और है, पर्ल हार्बर। 7 दिसंबर 1941 वो तारीख जब ओहायो में अमेरिकी नौसेना के बेस पर्ल हार्बर पर जापान ने सरप्राइज एयर स्ट्राइक की, जिसने यूएस को गहरा घाव दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में यही वो मोड़ था जब अमेरिका सीधे जंग में कूद गया। पर्ल हार्बर से पहले तक अमेरिका खुलकर युद्ध के मैदान में नहीं उतरा था, लेकिन जब एंट्री हुई तो उसने जंग खत्म करवाकर ही दम लिया, भले ही उसके लिए जापान में परमाणु तबाही ही क्यों ना मचानी पड़ी। यानी दूसरे विश्व युद्ध में भी समंदर से ही महाविनाश की सुनामी आई थी, और इस बार भी सागर ही लाल होता दिख रहा है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि सीधी लड़ाई में रूसी सेना अमेरिकी और नाटो फौज का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे समय में जहां यूक्रेन में विध्वंसक युद्ध जारी है, दूसरा मोर्चा खोलना पुतिन के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।